हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में एनपी भी बोलते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे सब लोग ये चैप्टर अपने पास 12th क्लास में पढ़ के आते हैं। साइंस वाले बच्चे होंगे अगर तो कोई, उनके लिए शायद ये नया होगा, अदरवाइज बाकी सब बच्चे वाला चैप्टर अपने पास पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो जितना तुमने 12th क्लास से पढ़ा था उतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हो सकता है क्वेश्चंस तुम्हें थोड़े से अलग लगें, अदरवाइज जो तुमने वहाँ पढ़ा है एज इट इज़ सारा का सारा यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो एनपीओ में याद करो, तुम लोगों ने 12th में क्लास किया हुआ था। एनपीओ में तुमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। नहीं सर, फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं सीखा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखा है जहाँ पे तुम लोग वो लोग क्वेश्चंस करते थे जिसमें बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट्स, प्राइजेज अवॉर्डेड, इस तरीके से क्वेश्चंस करते थे। वो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। फिर वहाँ पे तुमने बनाना सीखा था अपने पास एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, या सब्सक्रिप्शन की एक फॉर्मूला सा सीखा हुआ था, वो भी यहाँ पे है। फिर इसके अंदर तुम्हारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी आती थी 12th में, वो भी तुम्हारे को यहाँ पे कवर करनी है। और रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाना भी सीखा था वहाँ पे, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाना भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो पॉसिबल है कि तुम्हें कोई भी चीज़ नई ना लगे, बट क्वेश्चंस हो सकता है थोड़े से ऊपर नीचे टफ से लग सकते हैं, अदरवाइज बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सब लोग अपने पास रजिस्टर्स में हेडिंग डालो एनपीओ, हेडिंग डालो एनपीओ, लिखना शुरू करो इसके बारे में। एनपीओ मीन्स एन एंटिटी, एनपीओ means an entity whose objective is not to earn profits, but to achieve their defined objectives, Switch up. These organizations have the objective to serve the society at large, Example: Bill and Melinda Gates Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, कॉमा एक और नाम लिखो, अजीम प्रेमजी एजुकेशनल ट्रस्ट, अजीम प्रेमजी एजुकेशनल ट्रस्ट, कॉमा ICAI, तुम्हारी सी इंस्टीट्यूट या CM इंस्टीट्यूट भी NPO है, ICAI, कॉमा BCCI, कॉमा एमिटी यूनिवर्सिटी। ये सारे नाम जो लिख रहे हैं ये सब एग्जाम्पल्स हैं ऑफ एनपीओ। एमिटी यूनिवर्सिटी तुम्हें लगता है खूब पैसे कमाती है, वो भी अपने आप को एनपीओ ही बोलते हैं। सीए इंस्टीट्यूट, CMA इंस्टीट्यूट, CS इंस्टीट्यूट, तीनों इंस्टीट्यूट एनपीओ की कैटेगरी में फॉलो कर रहे होते हैं। BCCI जो क्रिकेट बोर्ड है इंडिया का, वो भी, उसका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका मेन एम है इंडिया में क्रिकेट को प्रमोट करना है, क्रिकेट को आगे लेके जाना। ठीक है, तो ये सब एनपीओज हैं। तो एनपीओ बेसिक सबको पता है, एनपीओ या एनजीओ, इन दोनों में से ही हम बोलते हैं किसी एक को। तो एनजीओ क्या करते हैं हम, कि हम देखते हैं एनजीओ या तो किसी गरीब आदमियों का एनजीओ होगा, गरीबों के लिए होगा, या फिर बच्चे पढ़ा रहे होंगे वहाँ पे, या फिर नाइट होम्स, नाइट शेल्टर देते हैं, वो रात में लोगों को सोने की जगह दे देते हैं,
या फिर नाइट स्कूल्स भी होते हैं, जो लोग वर्किंग है, जो लेबर क्लास वर्किंग है दिन में, रात उनको पढ़ाते हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, इन सब का एम है कि सोसाइटी का वेलफेयर करना, और इन्होंने जो भी अपने लिए एक ऑब्जेक्टिव चूज किया उस ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ना। ठीक है, तो इनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। अगर इनको प्रॉफिट हो जाता है तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं टू देयर मेंबर्स या टू देयर फाउंडर्स। वो प्रॉफिट वापस अपने बिजनेस में डाल देते हैं और उससे क्या करते हैं, वो अपने ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये बात अपने पास आगे लिख लो। एनपीओज डू नॉट एम टू अर्न प्रॉफिट्स। एनपीओज डू नॉट एम टू अर्न प्रॉफिट्स, and in case of profits, and in case of profits, comma, such profits are reinvested, such profits are reinvested in the business. Full stop. These entities do not distribute dividend. These entities do not distribute profits. कर लो, do not distribute profits to their members. To their members. ठीक है, चलो अब अपने पास हेडिंग डालो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। और इसके नीचे 2 पॉइंट डालो। इसमें 2 फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है। एक होता है असेट फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और दूसरा एक्सपेंस फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, अब हेडिंग डालो असेट फंड बेस्ड अकाउंटिंग। पहले हम असेट फंड बेस्ड करेंगे, उसके बाद एक्सपेंस। लिखना शुरू करो। फंड मीन्स प्रॉफिट्स accumulated with a specific objective, full stop. Asset fund means that fund which has been received for acquiring or constructing an asset. Full stop. It is a liability for the firm. Until it is spent. Full stop. When it is spent in its entirety,
कॉमा इट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल फंड और कैपिटल फंड, जनरल फंड और कैपिटल फंड। अब नीचे हेडिंग डालो जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज डालो इसमें फर्स्ट पॉइंट, व्हेन ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर असेट, व्हेन ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर असेट, एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट फंड। सेकेंड पॉइंट, फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लिखो एंट्री असेट फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। तीसरा पॉइंट, ऑन रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। एंट्री लिखो बैंक डेबिट टू असेट फंड। नेक्स्ट, ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लिखो बैंक डेबिट असेट फंड डेबिट टू असेट फंड इन्वेस्टमेंट टू असेट फंड। बैंक के आगे लिखो सेल प्रोसीड्स, असेट फंड के आगे लिखो लॉस ऑन सेल, असेट फंड इन्वेस्टमेंट के आगे लिखो बुक वैल्यू, और असेट फंड के आगे लिखो प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे ना 2 स्टार, एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ लगा दो, और यहाँ पे स्टार का मतलब लिखो ईदर वन ऑफ देम विल अपीयर, ईदर वन ऑफ देम विल अपीयर। ये हो गया। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, ऑन परचेज ऑफ असेट, एंट्री लिखो असेट डेबिट टू बैंक। और छठा पॉइंट, ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट फंड टू
जनरल फंड। लिखो असेट फंड डेबिट टू जनरल फंड। आगे नीचे एक नोट लिखो, नोट लिखो, जनरल फंड मीन्स those grants which are received without any restrictions, those grants which are received without any restrictions, full stop. It is also called कैपिटल फंड और कॉर्पस फंड। कैपिटल फंड और कॉर्पस फंड। चलो, तो लिखने वाला काम हमारा हो गया। अब ये असेट फंड बेस्ड अकाउंटिंग तुम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ रखी है, बट मुझे पता आधों को याद होगा, आधों को वो जो याद होगा वो भी अधूरा होगा, और किसी किसी को तो कुछ भी याद नहीं होगा, है ना। आओ इसको एक बार नॉर्मल कॉमन सेंस में समझता है, जैसे तुम लोग लाइफ में करते हो कोई चीज़ें, ठीक है। अब इमेजिन करो ये हो तुम, और तुमने एक बिजनेस में पैसा डाला। ये एक बिजनेस है, तुमने इस बिजनेस में पैसा डाला, ठीक है। मान लो 50 लाख रुपए डाले, ठीक है। अब इसके पास 50 लाख रुपए आ चुके हैं, ठीक है। अब इस बंदे ने क्या किया, इस 50 लाख रुपए के अमाउंट से इसने इन्वेस्टमेंट खरीद ली, मान लो 40 लाख रुपए की, ठीक है। बैंक में एफडी कर दी, किसी के शेयर्स खरीद लिए, मान लेते किसी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स खरीद ले 40 लाख रुपए, और अभी भी इनके पास बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। फिर बिजनेस ने ये पैसा अलग अलग अपने पर्पसेस के लिए यूज करना शुरू करा, ठीक है। तुम्हारा पैसा कुछ यहां पड़ा है और कुछ उसके पास पड़ा है। अब कुछ टाइम बाद ये जो तुम्हारा पैसा 40 लाख रुपए पड़ा है, इस 40 लाख रुपए पे मान लो साल भर के बाद बैंक ने 10% ब्याज दे दिया इसको। एफडी में डाल रखा था या रिलायंस इंडस्ट्रीज में डाल रखा था, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो मान लो इसके ऊपर ब्याज मिला, अगर एफडी मान रहे हो, और अगर मान रहे हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर है तो इस पर क्या डिविडेंड मिला। तो मान लेते हैं कि जैसे हमें डिविडेंड मिला या ब्याज मिल गया 1 लाख रुपए का, ठीक है। 1 लाख रुपए का हमें डिविडेंड मिल गया, ब्याज मिल गया। तो बताओ ये 1 लाख रुपए का जो पैसा है ये बिजनेस ने कमाया किसके पैसे पे? तुम्हारे पैसे पे, क्योंकि तुमने पैसा दिया था। तो बताओ ये 1 लाख रुपए तुम बिजनेस के पास रहने दोगे या अपने लिए मांग लोगे? अपने लिए मांग लोगे, क्योंकि ये पैसा तुम्हारे पैसों से कमाया गया है। तो क्या कहोगे, ये 1 लाख रुपए मेरे इस 50 लाख रुपए में डाल दे। कह रहे जो तुमने 50 लाख दिए थे, तो तुम्हारा 50 लाख से बैलेंस अब कितना हो गया? 51 लाख। बढ़िया, चलो जी। फिर कुछ टाइम बाद तुम्हारे इन इन्वेस्टमेंट्स को उन्होंने सेल कर दिया, ठीक है। अब शेयर्स हैं, शेयर्स ऊपर भी जाते हैं और शेयर्स नीचे भी आते हैं। अब रिलायंस का शेयर है, क्या लग रहा है ऊपर जाएगा कि नीचे? हाई चांसेस किसके ऊपर जाने के, ठीक है। तो 40 लाख रुपए में खरीदा हुआ था, मान लो इन्होंने इसको सेल किया 44 लाख में, ठीक है। मुनाफा हुआ कितना? प्रॉफिट हुआ
4 लाख। किसको हुआ ये प्रॉफिट? बिजनेस को। किसके पैसे से? तुम्हारे पैसे से। क्या ये पैसा उसके पास रखने दोगे? नहीं। क्या कहोगे? ये वापस दे दे मुझे। करेक्ट। तो तुम ये 4 लाख रुपए उससे वापस ले लोगे और क्या कहोगे? मेरे 51 लाख में 4 लाख जोड़ दे। तो अब बैलेंस कितना हो गया? 55 लाख। करेक्ट। अब ऐसा ही कुछ एनपीओ के साथ भी हो रहा होता है कि एनपीओ को कभी कभी कुछ लोग पैसा दे के जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और कहते हैं आपको ये पर्पस के लिए ही पैसे को यूटिलाइज करना है, अगर आप उस पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं करोगे तो पैसा वापस कर देना। ठीक है। तो अब तुम अगर किसी ने भी, तुम लोगों ने से एक फिल्म देखी हो हिंदी मीडियम, इरफान खान की है और उसके अंदर कौन था? एक नई एक्ट्रेस थी शायद, कोई सबा कमर जो भी है, चलो मुझे नाम से नहीं पता। तो उस फिल्म में अगर देखा हो, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पार्ट है उस फिल्म में अगर तुम देखा हो तो वो मूवी के एंड में सरकारी स्कूल को एक बहुत बड़ा अमाउंट डोनेशन में देके जाते हैं। करेक्ट। तो इमेजिन करो कि तुम भी उन्हीं में से हो, ये रहे तुम, और तुम एक स्कूल को डोनेशन देके जा रहे हो। किस लिए? कि वो स्कूल की बिल्डिंग को बढ़ा सकें, ऊपर फ्लोर्स खड़े कर सकें, या फिर जो अभी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको एक्सपैंड कर सकें। ठीक है। तो तुमने इनको पैसा दिया बिल्डिंग बनाने के लिए। बताओ कितना देके जाना चाहते हो? दिल बड़ा है, जेब भी बड़ी है तुम्हारी, कितना दोगे? 1 करोड़। इतना ही बड़ा नहीं है, स्कूल 1 करोड़ में नहीं बनता नालायक। तो 1 करोड़ से ज्यादा देता ना फिर। अच्छा, अपने बच्चों के लिए बचा रहा हूं मैं, दूसरों के बच्चे इतने नहीं पढ़ा सकता, अपने भी तो पढ़ाने मैंने। आओ, तो बिल्डिंग बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए देके गया अभिषेक। अब बिल्डिंग के, स्कूल के पास एक सर पे एक टेंशन आ गई। इमेजिन करो ये है स्कूल का प्रिंसिपल, इसके सर पे भी एक टेंशन घूम रही है। ऐसे सर पड़े बैठा है, वो कह रहा हे राम, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा मिल गया, अब मुझे बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा? अभिषेक पैसा वापस ले जाएगा। एक पॉइंट पे वो खुश भी होगा कि यार बिल्डिंग के लिए फ्री में पैसे मिल गए, खुशी है, बट साथ साथ एक चिंता, एक टेंशन आ गई कि अब अगर मैंने बिल्डिंग नहीं बनाई तो अभिषेक ये 1 करोड़ रुपए अपने बच्चों के लिए ले जाएगा, जैसा कि वो भी लेने भी जा रहा है। ठीक है। तो अब वो अपने सर पे टेंशन पाल के बैठा है। अब एक बात बताओ, स्कूल की बिल्डिंग ऊपर क्या यूं बन जाएगी? आज बोला क्या शाकाला का बूम बूम वाली पेंसिल है कि आज ड्रॉ करा और अभी कभी बन जाएगी? नहीं, टाइम लगेगा। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने बुद्धि लगाई, उसने क्या किया, इस पैसे को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे कि बिल्डिंग फंड के पैसे से इन्वेस्टमेंट करी, तो हमने उसका नाम बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट रख दिया। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे वही 40 लाख रुपए, नहीं अब थोड़ा बढ़ा जाता क्योंकि 1 करोड़ रुपए हो गया ना, मान लो 80 लाख रुपए शेयर्स में लगा दिए, और कुछ स्कूल ने अपने पास पैसे रख रखे, क्योंकि भाई सारा पैसा तो थोड़ी इन्वेस्ट करना है, कुछ तो तुरंत चाहिए भी होगा, तो उन्होंने बैंक में डाल दिया 20 लाख रुपए। ठीक है। और बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट बना दी 80 लाख रुपए की। अब कुछ टाइम बाद इस इन्वेस्टमेंट पे सेम इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला, मान लो 10 लाख रुपए का, ज़्यादा हो गया ना, मान लो 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला। ये 6 लाख रुपए किसके पैसे पे मिला? तुम्हारे पैसे पे मिला। तुमने जो पैसा दिया था उस पे कमाया, और कमाया किसने? एनपीओ ने। ये 6 लाख रुपए तुम क्या एनपीओ को रखने दोगे? नहीं। क्या कहोगे? मेरे पैसों से कमाया मुझे ही दे, मेरे ही पैसों में ऐड कर दे। तो तुमने पैसे कितने दिए थे? 1 करोड़, उसी में ऐड कर दे। मतलब तुम पैसा बिल्डिंग फंड के लिए देके गए थे, बिल्डिंग फंड में ही वापस डाल दे। तो ये 6 लाख रुपए वापस 1 करोड़ में ऐड हो जाएंगे, तो 1 करोड़ प्लस 6 लाख आ गया। ठीक है। अब कुछ टाइम बाद जब बिल्डिंग बनाने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट तोड़ दी,
तो जब इन्वेस्टमेंट तोड़ी, रिलायंस के शेयर बेचे, तो इन्होंने इसको सेल करा मान लो 90 लाख रुपए में, तो प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए। क्या ये प्रॉफिट तुम्हारे पैसों पे कमाया गया है? क्या ये पैसा तुम उसको रखने दोगे? नहीं। क्या कहोगे? ये मेरे ही पैसे में वापस ऐड कर दो। तो तुम्हारे पैसे कितने थे? 1 करोड़ 6 लाख तो थे ही, इसी में क्या कहेगा 10 लाख रुपए ऐड कर दो, तो तुम्हारा बैलेंस कितना हो गया अब? 1 करोड़ 16 लाख रुपए। तो 1.16 करोड़ हो गया अमाउंट। तो स्कूल वाले प्रिंसिपल की टेंशन कम हो गई कि बढ़ गई? बढ़ गई, क्योंकि जहां 1 करोड़ की टेंशन थी अब 16 लाख से और बढ़ गई। तो अब अगर इसने ये पूरी स्कूल की बिल्डिंग जो ऊपर कंस्ट्रक्ट करनी थी ये कर दी, तो पूरा पैसा खर्च हो जाएगा। अगर ये पूरा पैसा खर्च हो गया तो क्या इसकी टेंशन खत्म? स्कूल के प्रिंसिपल टेंशन खत्म। फिर कह सकता है हाँ मजे आ गए, मजे आ गए, पैसा फ्री में मिला, पैसा फ्री में मिला। तो क्या करेगा वो? फिर उस टेंशन को अपना प्रॉफिट मान लेगा कि हाँ भाई अब मेरे लिए वो सारी काम खत्म, ये मुझे सारा पैसा फ्री में मिला था। करेक्ट। अब ये जो तुमने काम किया है इसकी मैं तुम्हें जर्नल एंट्रीज दिखा रहा हूं। हाँ सर, अगर उस इन्वेस्टमेंट में घाटा हुआ तो फिर क्या? घाटा भी हो सकता है, तो घाटा हो तो तुम्हारे पैसे कम कर देगा वो। और सर वहां पर अगर बिल्डिंग बनाते वक्त पैसे बच गए तो? बिल्डिंग बनाते पैसे बच गए तो पैसा अपने पास उसी टेंशन में रखेगा कि भी टेंशन खत्म नहीं हुई है। फिर बिल्डिंग में आगे चल के कुछ और एनहांसमेंट करानी है, कुछ और कराना है, तो वहां पे यूज कर सकता है। बट वो अपने पर्पस के लिए, किसी जनरल पर्पस के लिए उस पैसे को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, जिस पर्पस के लिए दे के गया है तू, उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करवाना भी चाहेगा, है ना। ठीक है। अब अगर तुम ऐसे देखो कि तुम्हारे पैसे को मैं गलत जगह पे यूज कर दूं, तो तुम अगली बार डोनेशन दोगे या कोई भी और देगा? नहीं। जैसे तुमने देखा हो, सुना हो कभी कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, आप उसको एक पर्पस के लिए पैसा दो, वो पैसा उस पर्पस के लिए यूज ही नहीं करते, वो खा जाते हैं पैसे को। उनकी आर्मी वाले खा जाते हैं, उनके पॉलिटिशियंस खा जाते हैं, और जिस पर्पस के लिए पैसा मिलता है वो पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं करते। तो अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान को लोन की जरूरत है और कोई लोन नहीं दे रहा, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि आपको जिस पर्पस के लिए देते हैं आप उस पर्पस के लिए यूज ही नहीं करते, आप तो खा जाते हो उस पैसे को, अपने बाहर एसेट्स बना लेते हो इंडिया के बाहर, पाकिस्तान के बाहर, और भाग जाते हो, देश आपका गरीब पे गरीब रह जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि तुमने पैसा दिया बिल्डिंग के लिए, अगर बिल्डिंग के लिए यूज़ नहीं हो रहा है तो बिल्डिंग फंड में ही छोड़े रखोगे, तुम उसको निकालोगे नहीं, एनपीओ निकाल नहीं सकती। ठीक है। आओ, अब तुमने स्कूल को पैसा दिया, हमने अकाउंटिंग किसकी करनी है, तुम्हारी कि स्कूल की? स्कूल की, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एनपीओ, स्कूल एक एनपीओ है। तो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तुम दे के गए 1 करोड़ रुपए, पैसा बढ़ गया उसके पास, और साथ साथ एक टेंशन आ गई, एक सर पे एक लायबिलिटी आ गई, तो वो इस बात की एंट्री क्या करेगा 1 करोड़ रुपए की? बैंक अकाउंट डेबिट 1 करोड़ टू, टेंशन का नाम है बिल्डिंग फंड। तुम वो पैसा दे के गए बिल्डिंग फंड के लिए, तो 1 करोड़। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर देखो बिल्डिंग फंड क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट तो होती है इनकम, इसको इनकम बोलो ना। अरे इनकम कैसे बोल दूं, ये इनकम नहीं है, अभी इसके साथ एक पर्पस जुड़ा हुआ है। लायबिलिटी भी तो क्रेडिट होती है, इसके साथ एक पर्पस जुड़ा हुआ है, अगर वो पर्पस पूरा नहीं होगा तो पैसा वापस जाएगा, इसलिए क्या है वो एक लायबिलिटी है, इनकम नहीं है। अब उसके बाद स्कूल वाले ने क्या किया था पैसे के साथ, कितने इन्वेस्ट किए थे? 80 लाख इन्वेस्ट कर देते रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में। इसका क्या नाम दिया था हमने इन्वेस्टमेंट का? बिजनेस फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो सोचो, जब पैसा आया तो उन्होंने बैंक डेबिट किया था, इसमें से कितना चला गया रिलायंस के शेयर में? 80 लाख। और उसको वो क्या किस शक्ल में कन्वर्ट हो गया? बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। जब पैसा आया था तो तुमने बैंक डेबिट किया, अब जब जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो गया और एक नया एसेट बन के तैयार हो गया। 80 लाख में हुआ क्या था, उसके बाद क्या होता 80 लाख के साथ? वो जो 80 लाख थे उसमें क्या हुआ था? 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला था। क्या ये पैसा तुम उसको रखने दोगे? नहीं। क्या कहोगे? मेरे ही वापस पैसे कम में डाल दे, मतलब अपनी टेंशन और बढ़ा ले
बट क्या है 6 लाख रुपए उसको कैश में मिला होगा? कैश या बैंक कुछ भी मिला होगा? मिला होगा, क्यों नहीं मिला होगा भाई? पैसे तो मिले या नहीं? और क्या बोला, ये पैसा फिर मेरे फंड में ले वापस आ जाओ, ऐसे जैसे कि मैंने ही पैसा तुम्हें दिया है। तो फिर जो एंट्री पैसा तुमने देने की करी थी वो एंट्री रिपीट हो जाएगी, उसी में वापस ऐड हो जाएगा। तो तीसरी एंट्री तुम क्या करोगे, वापस से वही एंट्री जो अपने फर्स्ट वाली करी थी, बैंक टू बिल्डिंग फंड। अरे भाई रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट या डिविडेंड दिया तो एनपीओ को पैसा तो मिला होगा। ऐसे थोड़ी कि बस बुक से बोल दिया हाँ पैसा डिविडेंड दे रहे हैं, अरे डिविडेंड मिला भी तो होगा, बैंक पैसे भी तो बढ़ेंगे उनके, तो बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे और साथ साथ टेंशन बढ़ाएंगे। टेंशन का नाम बिल्डिंग फंड 6 लाख। तो देखो 1 करोड़ की तो टेंशन थी ही, 6 लाख से और बढ़ गई। फिर कुछ टाइम बाद क्या किया था, इसको बेच दिया, बेच के आए 90 लाख रुपए। ठीक है, जब तुमने ये इन्वेस्टमेंट खरीदी थी तब एंट्री क्या करी थी, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। अब बेच रहे हो तो उल्टी कर दोगे, उल्टी नहीं एंट्री ऑपोजिट कर दोगे, क्या बैंक डेबिट टू बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बैंक डेबिट टू बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अब हुआ क्या, 80 लाख की चीज 90 लाख में बेची, 10 लाख का मुनाफा हुआ, ये मुनाफा तुम उसको रखने दोगे नहीं, क्या कहोगे मेरे अकाउंट में वापस डाल दे, मतलब मेरी अपने पास टेंशन और बना ले। यानी कि जब खरीदा था तो ये एंट्री करी, बेचने पे एंट्री इसकी ऑपोजिट कर दोगे, बैंक डेबिट टू बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। बैंक में कितना पैसा आएगा 90 लाख, इन्वेस्टमेंट कितने की थी 80 लाख, तो इन्वेस्टमेंट जितने से डेबिट हुई उतने से ही क्रेडिट होगी, बच गए 10 लाख। तुम क्या कहोगे मेरे पैसे में डाल दे, तुम्हारे पैसे का नाम क्या था बिल्डिंग फंड। तो तुमने अपनी टेंशन, उसकी टेंशन 10 लाख रुपए से और बढ़वा दी। तो देखो ऊपर तो थी 1 करोड़ की, 6 लाख से और बढ़ गई, 10 लाख से और बढ़ गई, तो कितने होगी टेंशन 1.16 करोड़। ये देखो यही निकाला था हमने। ठीक, अब टोटल टेंशन होगी 1.16 करोड़। मान लो 1.16 करोड़ में से 90 लाख की बिल्डिंग बना ली, 90 लाख की बिल्डिंग बना ली, तो एक असेट बन के तैयार हो गया बिल्डिंग, और 90 लाख रुपए खर्च भी हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे ना, बिल्डिंग बना रहे हो तो पैसे तो खर्च होंगे। ऐसा थोड़ी कि हाँ भाई इमेजिनेशन में हमने घर भी बना लिया है, इमेजिनेशन में हमारे बच्चे भी आ गए, नहीं ना, बनाए तो होंगे, पैसे खर्च किए होंगे। तो सोचो उसकी एंट्री क्या होगी, एक असेट बन रहा है और 90 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। असेट का नाम क्या है, तो एंट्री बनी, बिल्डिंग बन के तैयार हुई तो बिल्डिंग डेबिट हो गई टू बैंक। बिल्डिंग फंड क्यों नालायक पैसा नहीं खर्च करेगा, 90 लाख। ठीक है, तो प्रिंसिपल की कितनी टेंशन खत्म हो गई 90 लाख की। जब भी वो टेंशन बढ़ा रहा था तो वो क्या कर रहा था, टेंशन डेबिट या क्रेडिट, जब भी उसकी टेंशन बढ़ रही थी वो क्या कर रहा था क्रेडिट। अब जब टेंशन उसकी कम होगी 90 लाख से तो क्या करेगा डेबिट। तो छठी एंट्री बिल्डिंग फंड डेबिट टू, अच्छा 90 लाख से ये टू क्या करेगा, वो इसको डाल देगा अपने प्रॉफिट्स में या अपनी कैपिटल में। अब ठीक है, क्योंकि 1 करोड़ 16 लाख फ्री में मिले हैं ना, ऐसा तो नहीं कुछ किया उसने, तो 90 लाख उसमें से अब मुनाफा हो गया एक्चुअल में, क्योंकि उसको अब इसकी टेंशन खत्म हो गई। तो क्या करेगा, उसको डाल देगा अपने कैपिटल फंड या जनरल फंड में। कैपिटल फंड लिख दो, जनरल फंड लिख दो, कॉर्पस फंड लिख दो, एक ही बात है। 90 लाख रुपए ये इसमें डाल देगा। अभी भी कितने की टेंशन है
26 लाख रुपए की, इसकी क्या एंट्री करें? 26 लाख रुपए टेंशन अभी भी बच रही है, इसकी क्या एंट्री करें बताओ? इन्वेस्ट अभी उसका कुछ बनना तो है नहीं। 26 लाख रुपए की टेंशन बनानी है, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा अभी पैसा, 26 लाख रुपए पड़ा है। वो जो 26 लाख रुपए की टेंशन है बनानी है, उसका वो कैसे बनाए, किस एंट्री से बनाए? नीचे तो बिल्डिंग फंड आ जाएगा क्रेडिट में, डेबिट का पता नहीं। डेबिट का आप देख लो, सारे काम हम करें, एक एंट्री हमने बताई, दूसरी आप बता दो। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, 26 लाख रुपए की टेंशन बन रखी है पहले से, नहीं बनानी पड़ेगी। आओ देखो, बिल्डिंग फंड तुमने यहां पे क्रेडिट किया 1 करोड़ से, 6 लाख से और क्रेडिट किया, और 10 लाख से और क्रेडिट किया। कितने से क्रेडिट हो चुका है? 1 करोड़ 16 लाख से। और डेबिट कितने से हुआ? 90 लाख। तो 26 लाख रुपए का क्रेडिट अभी भी पड़ा है, वो 26 लाख रुपए पड़े तो हैं, रिकॉर्डेड तो है, दोबारा क्यों करने? ठीक है, तो ये होती है हमारी एंट्रीज अगर हम असेट फंड के लिए अकाउंटिंग करते हैं। अब ये बिल्डिंग के लिए हो, प्लांट और मशीनरी के लिए हो, या किसी और असेट के लिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी असेट है उसका नाम ये लिख देना, प्लांट और मशीनरी तो प्लांट और मशीनरी फंड, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग फंड, कोई भी फंड है तो उस नाम से उसको डाल देंगे। यही एंट्रीज हमने अब यहां लिखी है, 6 एंट्रीज। तो देखो, असेट फंड बेस्ड अकाउंटिंग, व्हेन ग्रांट इज रिसीव्ड, कोई असेट के लिए ग्रांट मिला है तो हमने क्या किया था? बैंक टू बिल्डिंग फंड, चेक कर लो, बैंक टू बिल्डिंग फंड, मैंने लिखवाया बैंक टू असेट फंड। फिर उस पैसे को हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट खरीदी तो एंट्री करी असेट फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, जैसे कि हमने लिखा था बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। फिर उस पैसे पे इंटरेस्ट मिला या उस पैसे पे डिविडेंड मिला, तो एंट्री क्या करी? देखो, बोलता ना जो एंट्री पैसे फर्स्ट वाली एंट्री थी वो एंट्री थर्ड वाली है, तो देख लो बैंक टू असेट फंड। फिर वो इन्वेस्टमेंट बेच दी, बेचने पे तो प्रॉफिट हो गया या लॉस, हमें क्या हुआ था? प्रॉफिट 10 लाख रुपए का, तो हमने एंट्री करी थी बैंक डेबिट टू बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बिल्डिंग फंड। ये देख लो, बैंक टू बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बिल्डिंग फंड, 90 लाख, 80 लाख और 10 लाख। 80 लाख है बुक वैल्यू, 90 लाख है सेल प्रोसीड्स, बेच के कितना पैसा आया, और 10 लाख रुपए प्रॉफिट। ये एंट्री मैंने यहाँ लिखवाई है, बैंक डेबिट टू असेट फंड, बैंक में सेल प्रोसीड्स, असेट फंड में बुक वैल्यू, और बाकी का असेट फंड में प्रॉफिट ऑन सेल। लॉस में बेचते तो ये ऊपर आ जाता। अब बताओ, दोनों हो सकते हैं क्या कि प्रॉफिट भी हो रहा है लॉस भी हो रहा है? नहीं ना, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार डलवाया, लिखा है कि इन दोनों में से कोई एक ही आने वाला है। ठीक, फिर हमने क्या किया? पैसे इन्वेस्टमेंट तोड़ी, पैसा आया, बिल्डिंग बना ली। बिल्डिंग बनाने की एंट्री क्या करी थी? बिल्डिंग टू बैंक, यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा है? असेट टू बैंक। और लास्ट में जितने से टेंशन खत्म हो गई उतने पैसे को उठा के डाल दो, कहाँ पे? जनरल फंड में। अगर पूरे 1 करोड़ 16 लाख की बिल्डिंग बन जाती तो हम 1 करोड़ 16 लाख डाल देते हैं यहाँ पे। अभी सिर्फ 90 लाख से टेंशन कम हुई है तो 90 लाख रुपए पैसा डाल दिया हमने, कहाँ पे? जनरल फंड या फिर कैपिटल फंड में। ठीक है, आ जाओ, एक एग्जांपल लिखना शुरू करो। An NPO received grant. An NPO received the following grants. Received the following grants for purchase of building. नीचे लिखो, गवर्नमेंट ग्रांट्स 6 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट्स 6 लाख। नेक्स्ट, प्राइवेट ग्रांट्स 2 लाख, प्राइवेट ग्रांट्स 2 लाख। आगे, इट परचेज्ड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹5 लाख, it purchased investments
for rupees 5 lakhs out of the grant received, out of the grant received, full stop. It earned and received income, it earned and received income on investments of rupees 40,000, of rupees 40,000, full stop. The NPO sold these investments, the NPO sold these investments for 5,50,000, full stop. By the end of the year, by the end of the year, it purchased building, it purchased building for rupees 5,75,000. Journalize. 5,75,000. Journalize. चलो जी सवाल पढ़ो क्या कह रहा है एक एनपीओ को ग्रांट रिसीव हुए बिल्डिंग के लिए, दो ग्रांट है, गवर्नमेंट ग्रांट और प्राइवेट ग्रांट, ठीक है, एक 6 लाख का एक 2 लाख का। तो ग्रांट दो, एक सरकारी एक प्राइवेट, तो इन दोनों की कोई अलग से अकाउंटिंग करे या सेम अकाउंटिंग होगी? सेम। पैसा कोई भी दे के जाए, पैसा अकाउंटिंग तो एक ही तरीके से रहेगा। तो सबसे पहली एंट्री सोचो और बताओ क्या होगी। उनको टोटल में 8 लाख रुपए मिले हैं बिल्डिंग फंड के लिए, पैसा भी आया साथ साथ टेंशन भी आई। एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक टू बिल्डिंग फंड। अगला, इट परचेज्ड इन्वेस्टमेंट्स फॉर 5 लाख। उन्होंने बोला उस पैसे में से उन्होंने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट खरीद ली, मानो रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए। तो पैसा तो गया बट इन्वेस्टमेंट आ गई बदले में। एंट्री क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। पांच लाख। थर्ड पॉइंट कह रहा है इट अर्नड एंड रिसीव्ड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000। तो जो 5 लाख रुपए डाले थे इस पे डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, कुछ भी मान लो, और ये पैसा 40,000 रुपए के तौर पे एनपीओ के पास आ गया। क्या ये एनपीओ को रखने दोगे? ये 40,000 रुपए क्या एनपीओ को रखने दोगे? नहीं। क्या कहोगे? हमारे बिल्डिंग फंड में डाल दे। एंट्री क्या करेंगे? बैंक टू बिल्डिंग फंड। $40,000। अगला, द एनपीओ सोल्ड दीज इन्वेस्टमेंट्स फॉर 5,50,000। 5.5 लाख रुपए में बेच दी। खरीदी कितने में थी? 5 लाख में। जब हमने खरीदी थी इन्वेस्टमेंट तो ये एंट्री करी, बेचोगे तो इसकी उल्टी हो जाएगी, और 10,000 रुपए का प्रॉफिट, और कितने प्रॉफिट हो रहा है? 50,000 प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट क्या करोगे? बिल्डिंग फंड में डलवा दोगे। एंट्री क्या करोगे बताओ जल्दी से? बैंक डेबिट टू बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट
टू बिल्डिंग फंड। तो बैंक में 5.5 लाख, इसमें बुक वैल्यू थी 5 लाख और बेचा 50,000 रुपये में प्रॉफिट। आगे फिर सवाल ने क्या बोला, एनपीओ परचेज्ड बिल्डिंग फॉर 5,75,000, 5,75,000 की बिल्डिंग खरीद ली। तो बिल्डिंग खरीदने से एक असेट बन के तैयार हो गया बिल्डिंग, और पैसा भी खर्च हुआ होगा। एंट्री बिल्डिंग टू बैंक। $5,75,000। तो बताओ टेंशन टोटल में कितनी हो चुकी है, बता दो जल्दी से। टोटल टेंशन कितने की हो गई? स्टार्टिंग में टेंशन कितने की मिली थी? 8 लाख की। कुछ बढ़ी टेंशन कितने से? पहले तो 40,000 से बढ़ी और फिर कितने से बढ़ गई? 50। यानी कि 8,90,000 की टेंशन हो गई। कितने की खत्म हो गई? 5,75,000। तो कितना पैसा कॉर्पस फंड में डालें या जनरल फंड में डालें? 8,90,000 की टेंशन हो चुकी है, 8,90,000 में से 5,75,000 की टेंशन खत्म हो गई, तो कितना पैसा कॉर्पस फंड में डालें? 2,25 बोलो। 5,75,000। 5,75,000। आशा कितना? 8,90,000 की टेंशन थी, 5,75,000 की खत्म हो चुकी है। 3,15 कितना आ रहा है? जल्दी कर। 3 लाख क्या नहीं 95 थी, 90 ऐड नहीं किया था। तो हमारी टेंशन कम हुई है 5,75,000 से, तो हम 5,75,000 को डालेंगे कैपिटल फंड में, जितने से टेंशन खत्म हुई है। यहां क्या किया था हमने? 90 लाख का बिल्डिंग बनाया था, तो 90 लाख का ही पैसा बिल्डिंग फंड से कैपिटल फंड में ट्रांसफर किया था। तो जितने से बिल्डिंग बन के तैयार हुई है उतनी ही टेंशन कैपिटल फंड में जाएगी। एंट्री करोगे क्या? जब टेंशन बढ़ा रहे थे तो क्या की थी टेंशन? एंट्री बनेगी बिल्डिंग फंड टू कैपिटल फंड। जो बची हुई 3,15,000 की टेंशन उसको क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ठीक है, चलो एक सवाल करते हैं अपने पास अब नोट्स का। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। नोएडा स्कूल मेंटेन्स अ सेपरेट बिल्डिंग फंड। वो अपना एक सेपरेट बिल्डिंग फंड मेंटेन करता है। 31 मार्च 2014 पे बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड वॉज 10 लाख। तो 31 मार्च 14 मतलब पिछले साल के एंड में हुआ होगा ये। बैलेंस कितना है बिल्डिंग फंड में? 10 लाख रुपए का है। एंड इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय फिक्स डिपॉजिट 15% पर एनम ऑफ 6 लाख एंड अ करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ 4 लाख। तो कह रहा है बिल्डिंग फंड 10 लाख रुपए का हमारे पास टेंशन है। उस टेंशन का ब्रेकअप क्या है? 6 लाख रुपए हमने क्या कर रखे हैं? इन्वेस्ट कर रखे हैं एक एफडी में, और 4 लाख रुपए करंट अकाउंट में पड़े। करंट अकाउंट मतलब बैंक में पड़े हैं। ओके, ये साल के शुरुआत में है, या कह सकते हो पिछले साल के एंड पे है। ड्यूरिंग द ईयर 14-15, ये हमारा करंट ईयर हो गया, स्कूल कलेक्टेड एज डोनेशंस टुवर्ड्स बिल्डिंग फंड 5,60,000। तो स्कूल ने और बिल्डिंग फंड के लिए पैसा अरेंज किया, कितना? 5,60,000 एंड ट्रांसफर्ड 40% ऑफ डेवलपमेंटल फीस कलेक्टेड 22,56,500 टू द बिल्डिंग फंड। तो कह रहा है डायरेक्टली हमने बिल्डिंग फंड के नाम पे जो डोनेशन मांगी स्कूल वालों ने, वो कितनी मांगी? 5,60,000 की। 5,60,000 की डोनेशन टुवर्ड्स बिल्डिंग फंड है, ठीक है। और कुछ अमाउंट हमने डेवलपमेंट फीस का जो मिला था उसमें से निकाल के बिल्डिंग फंड में डाल दिया। देखो स्कूल की डेवलपमेंट के लिए पैसा मिला है ना,
तो स्कूल की डेवलपमेंट बिल्डिंग बनने से भी तो होगी। तो उन्होंने क्या बोला, स्कूल की डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा मिला था 22,56,500, इसका 40% निकाल के उन्होंने क्या किया बिल्डिंग फंड में डाल दिया। तो बिल्डिंग फंड में 10 लाख तो थे ही, 5,60,000 डायरेक्टली मिल गए और 22,56,500 का 40% और मिलेगा। ओके जी। फिर क्या बोलता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 31 मार्च 14 वॉज 8,25,000 फॉर विच द कॉन्ट्रैक्टर्स बिल अप टू 75% वॉज पेड ऑन 14 अप्रैल। तो कह रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 31 मार्च 14 पे 8,25,000 था। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, सर वही बिल्डिंग बन रही है सर, जो बिल्डिंग बन रही है अंडर कंस्ट्रक्शन, किस दिन बता रहा है, किस दिन बता रहा है ये, सर क्या कहते हैं ईयर के स्टार्टिंग 31 मार्च 14 पे, मतलब पिछले साल के एंड पे या इस साल की शुरुआत पे कितनी बिल्डिंग बन चुकी है 8,25,000 की। क्या बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है या अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस है। यानी कि सोचो ये बिल्डिंग कहां से बना पा रहे होंगे वो, 8,25,000 बिल्डिंग है ये कहां से बना पा रहे होंगे, पैसा है क्या इनके पास इतना 31 मार्च 14 पे, है तो 31 मार्च 14 पे 10 लाख रुपए पड़े तो हैं, तो ये वहीं से बिल्डिंग बना रहे हैं। तो पीछे साल से चलती हुई आ रही है और अभी ओपनिंग में बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन हमारी 8,25,000 की है, बिल्डिंग फंड 10 लाख का है। 10 लाख को हमने 6 लाख एफडी में और 4 लाख बैंक में रखा हुआ है अपने, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 31 मार्च 14 पे इतना था, अब इतना पैसा भी तो देना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए क्या बोल रहा है, फॉर विच कॉन्ट्रैक्टर्स बिल अप टू 75% वॉज पेड ऑन 14 अप्रैल। 8,25,000 का टोटल बिल बनता है जो कॉन्ट्रैक्टर पे करना होगा जिसने बिल्डिंग बना रहा भाई, उसमें से 75% में कब पे किया, इस साल की प्रीवियस ईयर, इसी साल पे किया। 25% 75% हमने इस साल पे कर दिया, 25% क्या है बैलेंस है, ये पे कर दिया, ये पिछले साल पे किया होगा। सर इस साल पे कर दिए 75%, 25% बच गया हमारा, 25% बच रहा है, अभी पे नहीं हुआ, ये लाइबिलिटी चलती भी आ रही है, अभी खत्म नहीं हुई है, मतलब पहले नहीं पे किया, इसको अज्यूम कर लेते कुछ बच्चे की पहले पे कर दिया है, ठीक है। आगे, द एक्सटेंशन ऑफ द बिल्डिंग वॉज फिनिश्ड ऑन 31 दिसंबर 2014 कॉस्टिंग 7,25,000 फॉर विच द कॉन्ट्रैक्टर्स बिल वॉज फुल्ली मेट। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग मतलब जितनी बिल्डिंग बन गई थी उसके अलावा और आगे भी तो बनेगी, तो वो कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्ट करनी शुरू करी इस साल, वो फिनिश हो गई किस दिन 31 दिसंबर 14 पे। इस साल खत्म हुई या अगले साल, इस साल बन के खत्म हो गई। इस साल कितना खर्चा और आया 7,25,000 रुपए का, मतलब 8,25,000 की तो पहले से थी, 7,25,000 का और कह रहा है ये इसका जो बिल था कॉन्ट्रैक्टर के बिल वॉज फुल्ली मेट। मतलब क्या इसका फुल्ली मेट, मतलब ये 7,25,000 हमने पूरे पूरे दे दिए, ठीक है। इस 25% क्या होगा, इसका 25% क्या किया होगा, सर वैसे तो करंट वाले से जोड़ दिया होगा, पूरे पूरे तो उसमें वो भी चला गया होगा। 25% जो यहां बच रहा था इसका तो बोल दे कि जो इस साल बनाई 7,25,000 उसने पूरा पैसा ले लिया हमसे, इसका क्या करें, तो जो 25% इसका बच रहा है वो पे हो गया होगा, नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ, क्योंकि उसने उसके लिए नहीं बोला है कि वो पे हुआ, यानी कि ये 7,25,000 पे हो गया, 25% अभी भी इसका बच रहा है। ओके, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग 15,50,000। बिल्डिंग देखना पहले कितनी बन गई थी पिछले साल तक, 8,25,000 की बन गई थी पिछले साल तक, इस साल और कितने की बनी, तो टोटल बिल्डिंग कितने की होगी अब 15,50,000, वही चीज उसने बोली। और जब तक अभी बिल्डिंग नहीं बनी थी तो वो उसको रिकॉर्ड करे थे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग असेट अकाउंट। तो कह रहा है अब जब ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गई तो क्या अभी भी इसको वर्क इन प्रोग्रेस ही बोले, नहीं, क्या बोले इसको, अब बिल्डिंग बोलो ना इसको। तो वो यही कह रहा है कि क्योंकि अभी तक इसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पर लिख रखा था अपने बुक्स में,
अब इसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से हटा के बिल्डिंग के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो मुझे सोच के बताओ कितनी टेंशन खत्म हो गई? 15,50,000 की। ठीक है, बिल्डिंग फंड में टोटल पैसा कितना हो चुका था? 10 लाख था, 5,60,000 और मिले 15,60 और इसका 40% निकालना जरा, इसका 40% देखो कितना आ रहा है। 9,02,600। तो टोटल टेंशन कितनी की होगी? 15,60 की तो हो चुकी थी, प्लस 24,62,600। इसमें से कितनी टेंशन खत्म हो गई? 15,50,000। तो कितना पैसा अब बिल्डिंग फंड में बच गया? 9,12,600। अब मुझे ये बताओ, क्या एफडी का पैसा ले लिया तुमने इसमें? एफडी का ब्याज? क्यों? जोड़ेंगे 15%, 6 लाख का, यानी कि 90,000। पिछले साल का सर पूरा जुड़ेगा ना? ये तो एफडी पिछले साल के एंड पे है ना, यानी कि इस पूरा साल चली है ना वो। तो 6 लाख का 15% यानी कि 90,000 हो गया। तो इतने से टेंशन और बढ़ जाएगी, जितना भी आ रहा है अब 10,26,000 जितना भी है। अब मुझे ये बताओ, बिल्डिंग फंड में से कितना पैसा कॉर्पस फंड में या जनरल फंड में डालोगे? 15,50,000 डालेंगे। ठीक है, बताओ ये होमवर्क दे दूं? पूरा डिस्कस हो गया है और हमने इसके ऊपर दो बड़े बड़े, मतलब एक तो पूरा मैंने खुद से ही बना के इमेजिनरी सिचुएशन बना के तुम्हारे को एक सवाल करा दिया ये वाला, और एक हमने अभी अपने पास करा भी है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क डाल रहा हूं। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा, वरना अब ये होमवर्क में कर सकते हो तुम। हाँ ठीक है, तो असेट फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमारा यहां से कंप्लीट हो जाता है। अब एक्सपेंस फंड बेस्ड अकाउंटिंग कुछ वैसा सही रहेगा, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, एक्सपेंस फंड बेस्ड अकाउंटिंग को। ठीक है, ये वाला होमवर्क हो सकता है ना आराम से। अब इनकी कोई एंट्री मत कर देना, ये जो 10 लाख, 6 लाख और 4 लाख, ऐसी कोई एंट्री मत करना, ये पहले से चलता हुआ आ रहा है। जब ये पैसा मिला था तो ये रिकॉर्ड हो चुका होगा, अब तुम्हें बस ये वाला करना है। तो 5,60,000 प्लस क्या करना, 22,56,500 40% निकालना, सीधे सीधे कर देना बैंक टू बिल्डिंग फंड। ठीक, ये कैपिटल वर्क in प्रोग्रेस 8,25,000, इसकी कोई एंट्री होगी? 31 मार्च 14 पे बिल्डिंग इतनी बन चुकी थी, इसी को एंट्री होगी इस साल? नहीं, 31 मार्च 14 पे तो पिछले साल ही हो चुका है, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। फिर उसने 14 अप्रैल को 75% पे करा, क्या इसकी एंट्री होगी? होगी। एंट्री क्या करेंगे हम? कॉन्ट्रैक्टर डेबिट टू बैंक, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्टर लायबिलिटी बन के खड़ा हुआ होगा, क्रेडिट हो रखा होगा। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा? डेबिट, क्योंकि पे कर रहे हैं टू बैंक। कितना अमाउंट? 75% ऑफ 8,25,000। कॉन्ट्रैक्टर टू बैंक सेकेंड एंट्री हो गई। उसके बाद उसने और बिल्डिंग बनाई 7,25,000 की। ठीक, तो अभी तक जब तक वो बिल्डिंग बना रहा है तो उसको किस अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहा है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो 8,25,000 की, सॉरी 7,25,000 की एंट्री क्या होगी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टर। पहले बिल्डिंग बना ली, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बना लिया, और कॉन्ट्रैक्टर की तरफ लायबिलिटी बना ली 7,25,000 की। फिर क्या बोले? 7,25,000 पे कर दिए, नहीं कर दिए? कर दिए। तो चौथी एंट्री क्या होगी? कॉन्ट्रैक्टर डेबिट टू बैंक 7,25,000। ठीक, उसके बाद उसने क्या बोला? अब क्योंकि ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से हटा के उसको असेट में दिखा दिया। तो अगली एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कितने से? 15,50,000। ठीक, अच्छा, फिर एक एफडी वाला काम रह गया था हमारा, 6 लाख रुपए की एफडी पे 15% ब्याज। तो जब ये ब्याज मिलेगा क्या उसको रखने दोगे? नहीं, क्या करोगे एंट्री जब ये ब्याज मिलेगा?
नालायक हो। बैंक टू बिल्डिंग फंड, बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बट ये टेंशन में डाल देंगे तो बैंक टू बिल्डिंग फंड। और लास्ट एंट्री कॉर्पस में कितना डालोगे? 1550। एंट्री बिल्डिंग फंड डेबिट टू कैपिटल फंड, जनरल फंड या कॉर्पस फंड। ठीक है, तो सारी एंट्रीज डिस्कस कर लिया मैंने, अब ये तुम्हारे पास हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो अगली क्लास में अपने पास एक्सपेंस फंड बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट है तो बोलो। नहीं, चलो जी, तो आज इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।